दोस्तों नमस्कार। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि यात्रीगण कृपया अपनी पेटी बांध लें, मौसम बदल रहा है। देश की सियासत का मौसम बदल रहा है, उसका रंग और उसका ढंग भी। नरेंद्र मोदी ने जो ओबीसी के नाम पर पॉलिटिक्स की थी, जो उन्होंने मुखौटा लगाया हुआ था ओबीसी का, उस मुखौटे को उतार करके फेंक दिया है राहुल गांधी ने। और पिछले अगर आप 1.5 साल को देखें, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उस यात्रा में लाखों लोग उनसे मिलते हैं। वो किसान भी जिनके बारे में उन्होंने जानना चाहा कि वो आत्महत्या क्यों करते हैं, वो रोहित वेमुला की माँ भी कि दलितों के हालात इतने बदतर क्यों हैं, उन आदिवासियों के मुद्दे को भी उठाया कि आरएसएस उन्हें वनवासी कहकर के जंगलों में रहने के लिए ही क्यों मजबूर करना चाहती है। वो महिलाएं जिनके साथ सामंतियों के द्वारा आए दिन रेप होते हैं, और वो मजदूर भी जो 9 साल की इस सत्ता संस्कृति में बेकारी के किनारे पर पहुंच गए। वो छोटे व्यवसायी भी जिन्होंने जीएसटी की मार को सहा, उनकी कमर टूट गई। और इसीलिए जब राहुल गांधी आज डट करके इन मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं, और मैं पिछले दिनों इस बात को लगातार कहता आया हूं कि जो हिंदुत्व का नैरेटिव था वो केवल और केवल विपक्ष को अपने जाल में फंसाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, यहां तक कि लोगों को डराने के लिए। लेकिन बीजेपी ने, और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने, उसके भीतर एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की जिसका आधार भी विभाजन था। वो ओबीसी का वोट उन्होंने हासिल किया और सत्ता में वो पहुंचे 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ करके। पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में 283 सीटें, और 2019 में तो ये आंकड़ा और ऊपर चढ़ता है, 303 सीटें। इसके पीछे क्या करिश्मा था? क्या सिर्फ पुलवामा का अटैक और उसके बाद की भारत की कार्रवाई थी, और नरेंद्र मोदी का वो बेशर्मी के साथ वोट मांगना कि एक वोट देश के शहीदों के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, इससे ज्यादा बेहया राजनीति इस देश ने कभी नहीं देखी थी। लेकिन असली जो छिपा हुआ खेल था वो ओबीसी वोट बैंक का था। लोक नीति और सीएसडीएस का सर्वे के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2014 में जो अपर ओबीसी है, लोध, बनिया, और उसमें गुर्जर, यादव, कुर्मी, जाट, ये जो ओबीसी की किसान जातियां हैं, उनका 30% बीजेपी को मिला था। लोअर ओबीसी जिसमें दस्तकार, कारीगर और सेवादार जातियां हैं, यानी तेली, कुम्हार, उसमें कश्यप, नाई, बिंद, कहार, ये जातियां, इनका 43% वोट मिला था। और 2019 में ये आंकड़ा बढ़ करके पहुंचता है अपर ओबीसी का 40% और लोअर ओबीसी का 48%। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस ओबीसी के साथ क्या किया? उनकी शुरुआत ही पॉलिटिक्स की, दिल्ली में आने की वहीं से हुई थी। उन्होंने चाय वाले से लेकर के, माने गरीबों की पॉलिटिक्स से लेकर, और इसके जरिए उन्होंने काउंटर किया था गांधी फैमिली को। वो गांधी फैमिली जो 1985 से सत्ता में नहीं थी। राजीव गांधी अंतिम गांधी परिवार के प्रधानमंत्री हुए, और तब से 15 साल वो, और 10 साल करीब 25 साल हो चुका था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी उस गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए चाय वाले की बात की कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, और उसके बाद अपनी जाति मोड़ घांची जो उनके अपने सिग्नेचर से ओबीसी बनी थी, कहा कि मैं ओबीसी हूं। यहां से उन्होंने वो जाति का आंकड़ा प्राप्त किया।
हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने जो विभाजन किया था ओबीसी के भीतर भी, और ये विभाजन कोई ऐसा नहीं है कि कृत्रिम विभाजन हो कि अचानक मोदी ने कर दिया, लेकिन वो विभाजन जिस ढंग से हुआ था, नफरत पैदा करके, और हर स्टेट में अलग अलग ढंग से, जैसे हरियाणा में एंटी जाट पॉलिटिक्स हुई, उत्तर प्रदेश में एंटी यादव पॉलिटिक्स, जिसके जरिए उन्होंने एक तो अपर ओबीसी में भी एंटी यादव और एंटी जाट जातियों का वोट हासिल किया, समर्थन हासिल किया, और दूसरा जो जातियां इनविजिबल थीं, जो कहीं सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में भी पीछे छूट रही थी, उन्हें इलेक्शन में भी और सिलेक्शन में भी, इलेक्शन माने बहुत सारे टिकट उनको दे करके, राजभर, चौहान, बिंद, कहार, केवट, विश्वकर्मा, नाई, तेली, इन जातियों को बढ़ाई, इन जातियों को उन्होंने टिकट में भी भागीदारी दी, संगठन में भागीदारी दी, और पद्मश्री जैसे अवार्ड भी दिए, कहीं राज्यपाल भी बनाया। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा, ये ऐसे लोग थे जिनके मुंह पर ताले थे, जो सिर्फ मुंह खोलते थे तो मोदी जी का जयगान करते थे, उनका भक्तिभाव से स्तुति गान करते थे, लेकिन कभी समाज के बारे में एक बात उन्होंने नहीं बोली, समाज के सशक्तिकरण के मुद्दे को उन्होंने कभी नहीं उठाया। और नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को डाइल्यूट किया, वो ईडब्ल्यूएस लेकर के आए 2019 के चुनाव के पहले, 10% अपर कास्ट के लिए, मेजे थपथपा करके लोगों ने उसका स्वागत किया, और उसके समानांतर लेटरल एंट्री, 300 से ज्यादा संयुक्त सचिव से लेकर के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को भर लिया गया, और उसमें कौन है, मैक्सिमम ही नहीं 95% से ज्यादा अपर कास्ट, उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई भागीदारी नहीं, कोई आरक्षण नहीं, एससी, ओबीसी, आदिवासी के लिए। और जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया था, बीजेपी के पूरे मंदिर की पॉलिटिक्स को आप देखिए, जिन लोगों को आगे किया गया था मंदिर के आंदोलन में, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, इनको खत्म कर दिया गया। उमा भारती तो मध्य प्रदेश में खून के आंसू रो रही है, विनय कटियार का अता पता नहीं है, और कल्याण सिंह का इस्तेमाल किया गया, मस्जिद तोड़ करके उनका पद चला गया, और उसके बाद गायब सीन से। उनका परिवार कहाँ है, उनका समाज कहाँ है, किसी को नहीं पता। और धीरे धीरे बीजेपी अपनी असली पॉलिटिक्स पर आ गई, अपर कास्ट पॉलिटिक्स पर, और ये ओबीसी, दलित, आदिवासी सिर्फ उनके लिए वोट बैंक बने, उनका एजेंडा गायब, उनके समाज का सशक्तिकरण गायब, उनके समाज के एस्पिरेशन गायब, एजुकेशन, हेल्थ, सारा सिस्टम तहस नहस। और आज की तारीख में बीजेपी के पास जो है 15 राज्यों में उनकी सत्ता है, 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है, लेकिन बाकी राज्यों में विपक्ष के अगर आरोप की बात करें तो कहीं चोरी की हुई सरकार है, कहीं खरीदी हुई सरकार है, कहीं डराई गई सरकार है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हैं, जरा उनका कास्ट फैक्टर देखिए। हरियाणा खट्टर साहब अपर कास्ट ओबीसी, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ठाकुर अपर कास्ट ओबीसी, गुजरात के पाटिल साहब अपर कास्ट ओबीसी, उत्तराखंड धामी साहब अपर कास्ट सवर्ण। ये जो सीएम हैं हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, और गुजरात के, ये अपर कास्ट में सवर्ण हैं। सॉरी, मैं शायद अपर कास्ट ओबीसी बोल गया था बीच में। ये सारे के सारे अपर कास्ट हैं। केवल मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान वो ओबीसी हैं, लेकिन अभी जो टिकट वितरण हुआ है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका पत्ता साफ हो चुका है, उनको किनारे लगाने की पूरी रणनीति बन चुकी है। तो ओबीसी के साथ जो छल हो रहा है, उनका इस्तेमाल हो रहा है, और सत्ता और साथ ही साथ जहां से योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं अपर कास्ट के हाथ में। और राहुल गांधी ने उस पर चोट की। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए कहा कि जो कैबिनेट सचिव स्तर के 90 अधिकारी, उनमें से केवल 3 ओबीसी, केवल 5%
बजट का एलोकेशन के जरिए होता है। लेटरल एंट्री में तो 300 से ज़्यादा वो लोगों को भर लिया गया, और इधर जो ओबीसी का सवाल है, जाति जनगणना का, उसको जोर शोर से राहुल गांधी उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है, जब तक उसका एक्सरे नहीं होगा, जब तक उसकी जनगणना नहीं होगी, तब तक कैसे उसके लिए योजनाएं बनेंगी। तो जातीय जनगणना करानी होगी, राहुल गांधी बराबर सवाल उठा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में कि जब मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं तो बीजेपी के लोग कांपने लगते हैं, नरेंद्र मोदी छिपने लगते हैं, उनका मुखौटा उतर जाता है कि असल में वो क्या है। और लोअर ओबीसी की भी बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। अब तो उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जो लोअर ओबीसी है, जो दस्तकार और कारीगर जातियां हैं, जो सेवादार जातियां हैं, उनके सम्मान का सवाल, उनके सशक्तिकरण का सवाल और उनके बच्चों के एस्पिरेशन का सवाल। जो विश्वकर्मा योजना है, मोची का बेटा मोची बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, बढ़ाई का बेटा बढ़ाई बनेगा। वाई? क्यों बनेगा? क्या वो दलित का बेटा कलेक्टर, एसपी और डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकता? क्या बढ़ई का बेटा एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके यूरोप और अमेरिका में नौकरी नहीं कर सकता? क्या वो तेली, कहार, कश्यप, नाई, बिंद, इनका बेटा, क्या वो डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार और सचिव ये क्यों नहीं हो सकता? और सबसे बड़ा सवाल कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? सारे मुख्यमंत्री गायब कर दिए गए ओबीसी के, जो बचे हैं वो भी गायब होने वाले हैं। केवल एक ओबीसी मुखौटा रहेगा नरेंद्र मोदी का, और उसको राहुल गांधी ने जिस तरह से बेपर्दा किया है, वो बेचैनी बीजेपी में दिखाई पड़ रही है। नैरेटिव बदल रहा है, सोशल जस्टिस का नैरेटिव बन रहा है। और ये सोशल जस्टिस केवल अपर ओबीसी के लिए नहीं, जो इनविजिबल जातियां हैं, जो दस्तकार कारीगर जातियां हैं, उनको उनके हाथों में भी ट्रांसफर ऑफ पावर हो, उन्हें भी डेमोक्रेसी में अपनी भागीदारी प्राप्त हो, चाहे वो पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो, विधानसभाएं हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या सचिव स्तर के अधिकारी हो। इन पर भी उनकी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए जो उनकी संख्या है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि एक्सरे हम कराएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं मौसम तो बदल रहा है। शुक्रिया।